तो लास्ट क्लास में हमने जो था रिलेटिव फेज या फिर दोनों के बीच में कितने का कालांतर होता है उसका मान ज्ञात किया था, या उसके बारे में मैंने आपको बताया था। क्योंकि आपको मालूम है कि जो साइन थीटा और कॉस थीटा की जो वेव्स होती है उसमें किस प्रकार कितने का टोटल 90 डिग्री का π/2 का क्या होता है उसमें कला होता है या फिर फेज होती है। तो उसी प्रकार से हमें क्या पता करना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड सदिश E वेक्टर तथा मैग्नेटिक फील्ड सदिश H वेक्टर या B वेक्टर, इन दोनों के अंदर विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंदर विद्युत चुंबकीय तरंगों में इन दोनों क्षेत्रों के बीच में कितने का फेज होता है ये पता करना होता है। तो उसके लिए हमें सिंपल सी कौन सी इक्वेशन याद से ज्ञात कर सकते हैं उसको हम डेल स्क्वायर E वेक्टर माइनस डेल स्क्वायर E वेक्टर अपॉन डेल टी स्क्वायर बराबर 0। इसके अंदर हम क्या करें, अगर E वेक्टर बराबर आर टी इक्वल टू क्या रख दे ई नोट वेक्टर एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस के ओमेगा टी। तो इसको सॉल्यूशन करने पे जो वैल्यू आती है वो किसके बराबर आती है के स्क्वायर बाई माइनस के म्यू नॉट ओमेगा ई वेक्टर म्यू नॉट ओमेगा एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से जो के स्क्वायर बराबर जो है वो किसके एप्सिलॉन नॉट म्यू ओमेगा स्क्वायर के बराबर आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि ये वैल्यू जो है ये कैसी वैल्यू है, वास्तविक, या फिर आप इसको कैसा बोल सकते हो रियल वैल्यू है, और साथ में कैसी है धनात्मक मान है। तो जब किसी भी विद्युत चुंबकीय तरंग के अंदर हम उसका सॉल्यूशन या फिर उसके अंदर इस इक्वेशन से उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तब उसकी वैल्यू अगर कैसी आ जाए रियल या फिर कैसी वैल्यू हो उसकी धनात्मक वैल्यू हो, तो उस कंडीशन में यहाँ से ये पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सदिश एंड मैग्नेटिक फील्ड सदिश जो है वो क्या है एक समान कला में है। मतलब इन दोनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो भी क्या होगा सेम होगा और एंडिंग पॉइंट भी सेम होगा। क्योंकि आप जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाते हो तो उस कंडीशन में भी आप देखते हो कि जो दोनों वेव्स होती है वो क्या होती है एक साथ स्टार्ट होती है, ना आगे ना पीछे, इन दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई भी अंतर नहीं होता। इसलिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है दोनों ही वेव्स कैसी होती है समान कला के अंदर होती है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो रिलेटिव फेज है किसके अंदर विद्युत चुंबकीय तरंगों में सदिश इलेक्ट्रिक फील्ड और सदिश चुंबकीय या फिर मैग्नेटिक फील्ड के बीच में किसी प्रकार का कोई भी कलांतर या फिर कला नहीं होती, वो दोनों ही एक ही समान कला के अंदर उपस्थित होते हैं। अब यहाँ पर कला के बारे में तो हमें पता चल गया, अब उसके बाद में हमें जो निकालना है इसके अंदर वेव इम्पीडेंस या फिर तरंग की प्रतिबाधा का मान ज्ञात करना है जो कि किसके इलेक्ट्रिक फील्ड तथा मैग्नेटिक फील्ड के इलेक्ट्रिक फील्ड तथा मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड के रेशियो के बराबर होता है, जो कि जिसका मात्रक जो होता है वो क्या होता है ओम होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब मैं क्या निकालनी है तरंग की प्रतिबाधा। इसे मुक्त आकाश में किससे जेड नॉट से प्रदर्शित किया जाता है, और ये जेड नॉट जो होता है वो किसके रेशियो इलेक्ट्रिक फील्ड के इम्पीडेंस और मैग्नेटिक फील्ड के इम्पीडेंस के रेशियो के बराबर होता है। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के इम्पीडेंस का रेशियो निकालना है तो उस कंडीशन में इसका कुछ ना कुछ मान पता होना चाहिए। तो उसको ज्ञात करने के लिए आपको मालूम हो तो आपने इक्वेशन नंबर 4 के अंदर जो वैल्यू निकाली थी वो क्या थी के वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर बराबर क्या था म्यू नॉट ओमेगा एच वेक्टर। क्या मान था उसके अंदर हमने जब अनुप्रस्थ तरंगों की प्रकृति निकाली थी तो मैक्सवेल के तृतीय समीकरण से और मैक्सवेल के चतुर्थ समीकरण से हमने सॉल्यूशन किया था, तब क्या आया था के वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर बराबर म्यू नॉट ओमेगा एच वेक्टर निकला था। अब इस कंडीशन में आप देखिए क्या करेंगे, जो एच वेक्टर है वो क्या हो जाएगा 1 अपॉन म्यू नॉट ओमेगा, उस टाइम क्या आ जाएगा के वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, और एक वैल्यू जो के बराबर है आपने क्या लिखी थी के वेक्टर बराबर क्या होता है 2 पाई अपॉन लैम्बडा
इंटू एन कैप और के वेक्टर बराबर 2 पाई म्यू अपॉन सी एन कैप। तो के वेक्टर बराबर क्या होता है 2 पाई को हम क्या लिख सकते हैं 2 पाई म्यू को ओमेगा अपॉन सी एन कैप। तो यहाँ से के वेक्टर अपॉन ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा 1 अपॉन सी एन कैप या फिर सी बराबर ओमेगा अपॉन के वेक्टर एन कैप के रूप में निकल जाएगा। इस मान को हमें क्या करना पड़ेगा इस इक्वेशन के अंदर रखना पड़ेगा। जब हम इस मान को इस इक्वेशन में रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा एच वेक्टर बराबर 1 अपॉन म्यू नॉट सी इंटू एन कैप क्रॉस ई वेक्टर। ये प्राप्त हो जाएगा इसके अंदर, क्योंकि इसमें हमने क्या किया ओमेगा के वेक्टर और ओमेगा का जो रेशियो है वो किसके बराबर है 1 अपॉन सी एन कैप के बराबर है। तो उस कंडीशन में के वेक्टर और ओमेगा की वैल्यू तो क्या हो जाएगी 1/c और इसकी डायरेक्शन जो है जिस डायरेक्शन में करंट का संचरण हो रहा है उसके अनुदिश होगी। तो इस वजह से यहाँ पे क्या आ गया मल्टीप्लिकेशन में क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में एन कैप क्रॉस ई आ गया। अब यहाँ से अगर हम इसका क्या निकालना चाहे रिजल्टेंट लिखना चाहे एच वेक्टर का तो रिजल्टेंट ऑफ एच वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा 1 अपॉन म्यू नॉट सी ई वेक्टर के, क्योंकि जो एन कैप है वो कैसा सदिश है यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे ओनली फॉर क्या बच जाएगा ई वेक्टर बच जाएगा। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड तथा मैग्नेटिक फील्ड के रिजल्टेंट का रेशियो निकाल सकते हैं। तो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी ई वेक्टर डॉट ई वेक्टर का रिजल्टेंट अपॉन एच वेक्टर का रिजल्टेंट किसके बराबर आ जाएगा म्यू नॉट सी के बराबर आ जाएगा। इसको नंबर 1 लगा दीजिए, इसको नंबर 2 लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रिजल्टेंट का रेशियो तो किसके बराबर आ गया म्यू नॉट सी के बराबर। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है ई आर टी वेक्टर बराबर जो क्या होता है वो क्या होता है ई नॉट वेक्टर एक्सपोनेंशियल आयोटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस के ओमेगा टी और एच वेक्टर आर टी जो है वो किसके बराबर होता है एच नॉट वेक्टर एक्सपोनेंशियल आयोटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस के ओमेगा टी। अब हम क्या करें इन दोनों के रिजल्ट जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है इन दोनों का अगर हम क्या कर ले रिजल्टेंट का रेशियो ले लेंगे तो उस कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं ई वेक्टर अपॉन एच वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा ई नॉट वेक्टर अपॉन एच नॉट वेक्टर के बराबर होता है। ये सही है। इसमें रेशियो में एक्सपोनेंशियल वाली टर्म एक दूसरे से कट जाएगी तो बचेगी ओनली फॉर कौन सी टर्म ई नॉट वेक्टर और एच नॉट वेक्टर की। तो ये रेशियो जो है ये किस किस का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का रेशियो जो है वो उसके एम्पलीट्यूड के रेशियो के बराबर होता है। इस इक्वेशन से ये पता चल रहा है। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 तथा इक्वेशन नंबर 3 से हम क्या कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 से ई नॉट वेक्टर एच नॉट वेक्टर यहां से ये जो वैल्यू है ई नॉट वेक्टर अपॉन एच नॉट वेक्टर ये किसके बराबर हो जाएगी म्यू नॉट सी के बराबर हो जाएगी। इसको हम किस नंबर पे लगा देंगे समीकरण नंबर 4। अब हम क्या करेंगे समीकरण नंबर 4 से जब हम समीकरण नंबर 1 पे मान रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा कि कोई भी तरंग है कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग जो कि किसमें फ्री स्पेस में मूव कर रही है या मुक्त आकाश के अंदर गति कर रही है तो उसके लिए कितनी प्रतिबाधा उत्पन्न होती है या फिर उसके अंदर प्रतिरोध है उसका क्या मान होगा वो यहाँ से हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ से यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 4 से मान हम किस में रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर इक्वेशन नंबर 4 से मान इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो उस कंडीशन में ये इक्वेशन से वैल्यू क्या आएगी जेड नॉट बराबर म्यू नॉट
सी, और सी की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है? क्योंकि मुक्त आकाश में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। तो उस कंडीशन में जब हमने विद्युत चुंबकीय तरंगों को ज्ञात किया था तब हमने इससे सी की वैल्यू क्या ज्ञात की थी, या V बराबर सी बराबर क्या था, 1/√μ0 इस मान को हम क्या कर देंगे, इस समीकरण में रखेंगे। तो यहाँ से जो Z नॉट है वो किसके बराबर आ जाएगा, μ0/√μ0 ओमेगा नॉट के बराबर आ जाएगा, जो कि μ0/ओमेगा नॉट के बराबर एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। अब यहां पर निर्वात में माध्यम की विद्युतशीलता का जो मान होता है, या निर्वात में जो विद्युतशीलता है वो एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होती है, 8.854 इंटू 10⁻⁻12 के बराबर होती है। और वहीं पे पारगम्यता जो है म्यू नॉट वो किसके बराबर होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 के। इन दोनों मान को इस इक्वेशन में रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 8.854 इंटू 10⁻⁻12। तो ये वैल्यू जो है वो 376.5 ओम के इक्वल आती है। तो कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग जो होगी, कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग अगर किसी भी मुक्त आकाश के अंदर गति कर रही है तो मुक्त आकाश में गति के दौरान उस तरंग के अंदर जो प्रतिबाधा है वो कितनी उत्पन्न होती है, 376.5, या फिर किसी किसी बुक में 376.6 भी लिखा हुआ है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लगभग कितनी 376.5 ओम के बराबर की उस तरंग के अंदर क्या उत्पन्न होती है, प्रतिबाधा उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वेव की प्रतिबाधा भी निकाल सकते हैं मुक्त आकाश के लिए। तो अगर हम किसी अलग अलग तरंगे, क्योंकि एक प्रकार के माध्यम के अंदर तरंगे पढ़ेंगे नहीं, हम किस किस माध्यम में, चालक माध्यम में भी पढ़ेंगे, अचालक माध्यम में पढ़ेंगे, आयनित गैसों के माध्यम में पढ़ेंगे, तो उन सबके लिए जो ये प्रतिबाधा है वो भी क्या होगी, उस मीडियम के अंदर उसके विद्युतशीलता और पारगम्यता के ऊपर डिपेंड करती है। तो उस आधार के ऊपर वो वैल्यू भी, या फिर उस तरंग जिस माध्यम में हम जाएंगे उस माध्यम के लिए ये प्रतिबाधा भी क्या हो जाएगी, परिवर्तित होती जाएगी। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? लिख लिया ये वाला? अब इसके ऊपर एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं, जिसके अंदर मान लो कि अगर किसी भी तरंग के लिए तरंग दैर्ध्य का मान, या फिर आप लोगों को उस तरंग के अंदर उसका आवर्तकाल कितना, मतलब उस तरंग की रिपीटेशन जिस तरीके से ये वेव मोशन कर रही है तो इसका आवर्तकाल कितना है वो ज्ञात करना हो, या फिर उसकी कोणीय फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो मतलब प्रति सेकंड वो कितने ऑसिलेशन कर रही है उसका मान ज्ञात करना हो, या फिर अगर मान लो कि किसी भी वेव में विद्युत चुंबकीय तरंग के अंदर अगर वो किसी निर्वात माध्यम में गति कर रही है तो निर्वात में गति के दौरान मान लो कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मान मालूम हो और मैग्नेटिक फील्ड का मान ज्ञात करना हो, तो उस कंडीशन के अंदर इस जो है उस कंडीशन के अंदर अगर हम कुछ वैल्यू हमें मालूम हो, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में या फिर मैग्नेटिक फील्ड में से किसी एक का मान, कोणीय आवर्ती का मान मालूम हो,
तो उस कंडीशन के अंदर अगर हमें विद्युत चुंबकीय तरंग की के अंदर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड का मान ज्ञात करना हो या फिर उसकी आवृत्ति कितनी है वो ज्ञात करनी हो, उस तरंग की तरंगदैर्ध्य क्या है वो हमें ज्ञात करनी हो, तो उसके आधार के ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, वायु में एक्स दिशा में गमन कर रही विद्युत चुंबकीय समतल तरंग के चुंबकीय क्षेत्र की y दिशा में तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की y दिशा में तीव्रता, जिसे हम किससे बी वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं, का मान कितना है 20 एम्पियर प्रति मीटर है तथा गमन कर रही तरंग की कोणीय आवर्ती ओमेगा बराबर कितना है 2 × 10⁹ रेडियन पर सेकेंड है। तो इस तरंग की सबसे पहले तो हमें क्या ज्ञात करनी है, आवर्ती, जिसे म्यू या एफ दो तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा, इसके अंदर हमें क्या ज्ञात करनी है, इस तरंग की तरंगदैर्ध्य क्या होती है, लैम्बडा का मान ज्ञात करना है। थर्ड, इसके अंदर हमें ज्ञात करना है इस तरंग का आवर्तकाल कितना होगा, या फिर इसके अंदर जो ऑसिलेशन हो रहे हैं वो कितने टाइम पीरियड के बाद में रिपीट होते हैं उसका मान ज्ञात करना है। और फोर्थ जो है हमें वो क्या ज्ञात करनी है, इसमें विद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, और यहाँ पे जो है साथ में कांस्टेंट म्यू नॉट बराबर क्या होता है 4 पाई × 10⁻⁷ हेनरी प्रति मीटर तथा एप्सिलॉन नॉट जो है वो 8.854 × 10⁻⁻12 फैराड प्रति मीटर और c बराबर कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये वैल्यू किस किस की दी हुई है, एक तो ओमेगा की वैल्यू दी हुई है और एक मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी वेक्टर का मान दिया हुआ है। इन दो मान के आधार के ऊपर तथा साथ में जो म्यू नॉट, एप्सिलॉन नॉट और सी वैल्यू है, इन मानों के आधार के ऊपर हमें एक तो क्या ज्ञात करनी है, आवर्ती ज्ञात करनी है। आवर्ती के बाद में हमें तरंगदैर्ध्य, आवर्तकाल तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहां से देखिए, सबसे पहले तो हम किसको ज्ञात करेंगे, आवर्ती एफ को ज्ञात कर लेते हैं, आवर्ती म्यू। तो कोणीय आवर्ती ओमेगा तथा जो म्यू में रिलेशन जो होता है वो किसके बराबर होता है, ओमेगा किसके बराबर होता है 2 पाई म्यू के इक्वल होता है, 2 पाई म्यू के बराबर होता है। तो यहां से जो ये म्यू है उसका मान क्या आ जाएगा, ओमेगा अपॉन 2 पाई। ओमेगा का मान कितना दिया हुआ है 2 × 10⁹ अपॉन 2 × 3.14। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू जो है वो किसके बराबर आती है 318 मेगा हर्ट्ज के बराबर इसकी वैल्यू आती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे सीधा सा मान रखना है क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी के अंदर दोनों में रिलेशन है। म्यू जो है वो किसको प्रदर्शित करता है, प्रति सेकंड चक्रों की संख्या को प्रदर्शित करता है, जिसको हम सेकंड इनवर्स में भी लिखते हैं या फिर हर्ट्ज के रूप में भी प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पे आप हर्ट्ज लिख रहे हो, उस जगह पे आप क्या भी लिख सकते हो, सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन लिख दिया हो तो मिटा दो भले ऊपर से।
सेकेंड हमें जो निकालनी है वो क्या है, इस तरंग की तरंग दैर्ध्य लैम्बडा तथा फ्रीक्वेंसी म्यू के अंदर जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, लैम्बडा बराबर सी अपॉन म्यू। तो सी का मान कितना है 3×10⁸ अपॉन यहाँ पे म्यू का मान कितना है 318×10⁶। ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो निकालना पड़ेगा और इन दोनों का रेशियो जो है किसके बराबर आता है 0.942 मीटर के बराबर। मतलब सीधी सी वैल्यू पुट करनी है। सी का मान तो मालूम है प्रकाश का वेग जो कि 3×10⁸ मीटर और म्यू हमने अभी निकाला जो कितना था 318 मेगाहर्ट्ज। तो 318×10⁶ को लगाएंगे तब यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी वो क्या हो जाएगी 0.942 मीटर के रूप में तरंग की तरंग दैर्ध्य निकल गई। अब सी जो है वो क्या है, तरंग का आवर्तकाल। आवर्तकाल टी हमेशा प्रति सेकंड लगाए गए चक्रों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है या फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से टी बराबर क्या आ जाएगा 1/म्यू। तो 1/म्यू का मान यहाँ पे क्या है 1/318×10⁶। तो यहाँ से जो आवर्तकाल है वो किसके बराबर आ जाएगा आपके 3.14×10⁻⁹ सेकेंड के बराबर। ठीक है, तो ये इस तरंग का आवर्तकाल है। मतलब इस तरंग के अंदर जो रिपीटेशन होता है, जैसे कि मान लो कि ये अपने पथ को वापस कितने समय के बाद में दोहरा देगी, यहां से यहां तक का समय जो है इसको गति करने का वो कितना है 3.14×10⁻⁹ सेकेंड के बराबर। मतलब 3.14×10⁻⁹ मतलब नैनो सेकंड के अंदर 3 नैनो सेकंड के अंदर ये तरंग क्या कर लेती है, अपने वेव को वापस रिपीट करती है, अपने ओसिलेशन को या अपने पथ को वापस दोहराती है। ये आप लोगों को इसके अंदर जानना है। लगभग कितने 3.14 नैनोमीटर सेकंड के अंदर 3.14 नैनोमीटर सेकंड के अंदर कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग मुक्त आकाश में या वायु के अंदर अपने पथ को क्या करती है दोहराती है। ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। अगर हमें क्या मालूम हो इसके अंदर इस वेव की फ्रीक्वेंसी के बारे में हमें अगर मालूम हो तो। अब चौथा इस तरंग के लिए हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम लोगों को मालूम हो तो हमने प्रतिबंध या प्रतिबाधा जो निकाली थी वो Z0 बराबर क्या था E0 वेक्टर अपॉन H0 वेक्टर बराबर E वेक्टर अपॉन H वेक्टर इक्वल टू क्या था 376.5 ओम। ये किसी भी मुक्त आकाश में विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए प्रतिबाधा जो होती है वो इस प्रकार से दी जाती है। तो अब इसके अंदर हमें क्या करना है, विद्युत चुंबकीय तरंग की तीव्रता ई वेक्टर का मान ज्ञात करना है और एच वेक्टर का मान जो है वो कितना दिया हुआ है, एच वेक्टर या फिर आप ये कह सकते हो बी वेक्टर का मान 20 एम्पियर प्रति मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां से जब हम इसके अंदर इस मान को रखेंगे तो यहां से ये जो ई वेक्टर है वो किसके बराबर आ जाएगा, ई वेक्टर इसका 376.5 इंटू एच वेक्टर। ई वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा 376.5 इंटू 20 जो कि लगभग इसके 7530 वोल्ट प्रति मीटर के बराबर होता है। ये क्या निकल गई इलेक्ट्रिक फील्ड सदिश की तीव्रता का मान यहां से पता चल जाएगा। सीधा सा मान रखा है क्योंकि Z0 बराबर क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो को या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड या मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड का रेशियो को, दोनों ही एक बात है क्योंकि दोनों के रेशियो हमने ज्ञात किया था तो वो किसके उसके एम्पलीट्यूड के रेशियो के बराबर आया था। तो उसके अंदर हमने सीधा क्या किया है फॉर्मूले को पुट करके सॉल्व किया है और यहाँ पे डायरेक्ट जो वैल्यू आएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वो किसके 7530 वोल्ट प्रति मीटर के बराबर आती है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को नहीं है? ठीक है, अब इस यूनिट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके वो है पॉइंटिंग थ्योरम।
तो उस थ्योरम के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, क्योंकि क्लास ऑफ होने में 7 मिनट बाकी रहे हैं, तो उस थ्योरम के बारे में पूरा तो नहीं बता पाएंगे। कल उस थ्योरम का एक भाग कल प्रूव कर लेंगे और दूसरा भाग उससे अगले दिन, ठीक है। तो इस पॉइंटिंग थ्योरम, जो कि इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों की जो 7.5 नंबर का क्वेश्चन है उसके अंदर सबसे ज्यादा जो चांस होते हैं पूछे जाने के क्वेश्चन के, वो कौन सी थ्योरम होती है? पॉइंटिंग थ्योरम की, ठीक है ना। तो वो आप अच्छी तरीके से समझना। विद्युत चुंबकीय तरंग में ऊर्जा प्रवाह, या फिर हम उसे क्या कह सकते हैं? पॉइंटिंग फॉर्मूला। ये क्या है आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्योंकि 7.5 नंबर में इसी को सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो पॉइंटिंग फॉर्मूला क्या होती है उसके बारे में बोलिए। जैसे कि जो कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग है किसी न किसी स्रोत से उत्सर्जित होती है, जैसे कि मान लो कि गामा रे हो या फिर एक्स रे हो या कोई भी आप वेव पढ़ते हो या प्रकाश की तरंग भी पढ़ते हो, तो उन सब के अंदर फोटोन उपस्थित होते हैं। और वो तरंगे जो है, प्रकाश की तरंगे या फिर लाइट वेव जो होती है, वो कहाँ से आती है? सूर्य से होते हुए कहाँ पे आती है? नीचे पृथ्वी के धरातल के ऊपर आती है, समतल के ऊपर आती है, तो वो किसी न किसी माध्यम से होकर गुजर रही होती है। तो इस तरंग या इस प्रमेय के अनुसार जो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग है वो किसी न किसी स्रोत से उत्सर्जित होती है, और स्रोत से उत्सर्जित होते हुए वो कहाँ पे जाएगी? किसी माध्यम से गुजर कर किसी न किसी तल या फिर किसी न किसी जगह पे, किसी न किसी धरातल के ऊपर पहुंचती है। तो उस कंडीशन में क्या है, वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु, जहां से स्टार्ट हुई है और जहां पे वो आपकी हो रही है, उन दोनों पॉइंटों के मध्य वो क्या करेगी? यहाँ से वो स्टार्ट हुई है तो वो यहाँ से अपनी ऊर्जा को कहाँ पे लेके जा रही है? नीचे वाले पॉइंट के ऊपर ले जा रही है। तो वो क्या है, इस विद्युत चुंबकीय तरंग के द्वारा जो ये ऊर्जा का रूपांतरण जो होता है, उस ऊर्जा के रूपांतरण, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि जो प्रकाश की तरंग है वो एक्सरे, गामा रे तथा यूवी रेज के रूप में क्या करती है? विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन करता है सूर्य, तथा वो तरंगे जो किसी माध्यम से पृथ्वी तक आती है या किसी अन्य माध्यम के ऊपर जाए, तो वो क्या करेगी? सूर्य से विद्युत चुंबकीय तरंगों का या विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के रूप में एक ऊर्जा का उत्सर्जन करेगी, और उस ऊर्जा का उत्सर्जन करके वो क्या करती है? किसी अन्य समतल या धरातल जिसके ऊपर वो इंसिडेंट हो रही है उसके ऊपर ऊर्जा का क्या करती है? अपना स्थानांतरण करती है। तो इस तरंग के अनुसार या इस थ्योरम के अनुसार यह कहा जाता है कि जो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा जो होती है उसका स्थानांतरण की दर किस किस के बीच में? विद्युत चुंबकीय ऊर्जा यूईएम तथा इलेक्ट्रिक फील्ड तथा मैग्नेटिक फील्ड में जो रिलेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पॉइंटिंग फॉर्मूला। किस किस के बीच में? विद्युत चुंबकीय ऊर्जा, म्यू एम, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इन दो तीनों के बीच में जो रिलेशन निकाला जाता है वो रिलेशन किसको प्रदर्शित करता है? पॉइंटिंग फॉर्मूला को प्रदर्शित करता है। तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं कि कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग किसी स्रोत से, कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग किसी स्रोत से किसी दूरस्थ बिंदु पर, किसी दूरस्थ बिंदु पर माध्यम से होकर गुजरती है, तथा ये तरंगे किसका? विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का या ऊर्जा को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाती है, क्योंकि जहां से उत्सर्जित हुई है वहां से ये अपनी ऊर्जा को
लेगी और किसी और के ऊपर इंसिडेंट होती है, तो उस कंडीशन के अंदर वो उस पदार्थ के ऊपर अपनी ऊर्जा को क्या कर लेती है, इंसिडेंट करती है। तो उसके अंदर उपस्थित उस पदार्थ, मान लो कि जैसे कि आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हो या फिर कॉम्पटन प्रभाव पढ़ते हो, तो उन सब में क्या होती है, एक्सरे तथा कौन सी प्रकाश की तरंगों का यूज करते हैं, जो कि कैसी होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। वो विद्युत चुंबकीय तरंगें स्रोत से उत्सर्जित होकर किसके ऊपर जारी होती है, किसी धातु के ऊपर, और धातु के ऊपर इंसिडेंट होने के बाद अपनी ऊर्जा को क्या करती है, उस धातु को प्रदान करती है तथा इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करके प्रकाश विद्युत धारा का उत्सर्जन करती है, या फिर स्थिर अवस्था में जो इलेक्ट्रॉन होता है क्वांटम प्रभाव है उसको गति प्रदान करती है। तो उसमें क्या हो रहा है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, स्रोत से उत्सर्जित हुई, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे क्या कर रही है, अपनी ऊर्जा को ले जा रही है। तो वही की वही चीजें क्या है, इस पॉइंटिंग प्रमेय के अंदर भी होती है कि वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अपनी ऊर्जा को ले जाती है तथा विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के इस रूपांतरण की दर विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र सदिश में एक सरल सा संबंध होता है, एक सरल सा संबंध होता है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम पॉइंटिंग प्रमेय कहते हैं, जिसे मैक्सवेल समीकरण से व्युत्पन्न किया जाता है। तो ये जो पॉइंटिंग प्रमेय है, जो इसके अंदर जो पॉइंटिंग प्रमेय का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, माइनस की डेल यू ई एम अपॉन डेल टी बराबर जो होता है वो किसके, डेल ओमेगा बाय डेल टी प्लस ई वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर डी एस वेक्टर के रूप में दिया जाता है। ये जो है ये क्या होती है, पॉइंटिंग वेक्टर या पॉइंटिंग थ्योरम होती है, जिसमें किसका, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के रूपांतरण तथा इलेक्ट्रिक फील्ड तथा मैग्नेटिक फील्ड में एक